Assalamualaikum. So today our topic is tongue anatomy and development. इस लेक्चर में हम टंग के एनाटमी, मसल्स, डेवलपमेंट, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और जो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो सारे हम इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. सो दिस इज़ द क्लिनिकल diagrammatic representation of the structure of the face, which include the tongue also in green color. So we will start first with the development of tongue. कि tongue develop कैसे होता है. सबसे पहले कि डेट ऑफ डेवलपमेंट, कब हमारे पास टंग की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. So the date of initiation of the development of the tongue is 23rd day of gestation or 4th week of gestation. ये आपसे MCQ में पूछा जाता है. ठीक है, 4th week of gestation MCQ. ये आपसे PCQ या MCQ में पूछा जाता है. Embryologically हम टंग को डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स. सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. इंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. तो हम टंग की डेवलपमेंट को भी टू पार्ट्स में पढ़ेंगे. इंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में. इंटीरियर सरफेस ज़्यादा होता है और पोस्टीरियर कम होता है. बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स जितने भी हमारे पास डेवलप होते हैं तो इसमें हमारे पास फेरेंजियल आर्चेज और पाउचेज इन्वॉल्व होती है. फेरेंजियल आर्चेज एंड पाउचेज और उसकी डेरिवेटिव्स स्ट्रक्चर्स है, नर्व्स है, आर्टरीज है, जो भी इसके साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल बायो के MCQs के लिए भी और एनाटॉमी के लिए भी. तो बेसिकली मैं आपको ओरल बायो का पार्ट कवर करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं. सो पहले हम बात करते हैं इंटीरियर 2/3 की कि इंटीरियर 2/3 की डेवलपमेंट हमारे पास कैसे होती है. इसमें हमारे पास जो फेरेंजियल आर्च इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास है फर्स्ट आर्च. अब हमारे पास डेवलपमेंट कैसी होती है. तो डेवलपमेंट हमारे पास ऐसी होती है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं. इस पिक्चर से आपको समझ आ जाएगा बेसिकली कि हमारे पास टंग डेवलप कैसे होता है. सो बेसिकली हमारे पास इंटीरियर 2/3 में 2 स्विलिंग्स इन्वॉल्व होती है. वन इज मीडियल स्विलिंग जो बिल्कुल दरमियान में होती है, उसको हमने नाम दिया हुआ है ट्यूबरकुलम एम्पायर. और उसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 लेटरल स्विलिंग्स होती है. तो टोटल स्विलिंग्स हमारे पास हो गई 3. तो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो डेवलप होता है उसमें 3 स्विलिंग्स इन्वॉल्व होती है. लाइक एक हमारे पास ये हो गया, दिस इज ट्यूबरकुलम एम्पायर. और एक हमारे पास जो लेटरल स्विलिंग्स है राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ये हमारे पास 2 लेटरल स्विलिंग्स है. जो लेटरल स्विलिंग्स है ये हमारे पास ओवरग्रो कर जाते हैं और ओवरग्रो करने से ये जो दरमियान में जो स्विलिंग है इसको ये ख़त्म कर देते हैं. लाइक डायग्रामेटिक हमारे पास ऐसे होगा कि बीच में अगर ये हमारे पास ट्यूबरकुलम एम्पायर पड़ा हुआ है और साइड पे ये हमारे पास 2 लेटरल स्विलिंग्स है, तो ये लेटरल स्विलिंग ग्रो करते जाएंगे यहाँ तक कि ये
जो मीडियल स्वेलिंग है उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और हमारे पास एंटीरियर 2/3 का प्रॉपर हमारे पास एक म्यूकोजा बन जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि द एनलार्जमेंट ऑफ two lateral swellings will overgrow the medial swelling which is tuberculum impar. So by this way the interior 2/3 of the tongue is formed. अब हमारे पास पोस्टीरियर स्वेलिंग है कि पोस्टीरियर हमारे पास पार्ट कैसे बनता है, ये तो हो गया इंटीरियर 2/3। अब हमारे पास है पोस्टीरियर 1/3। तो पोस्टीरियर 1/3 इसमें हमारे पास आर्च इन्वॉल्व होता है 3rd and 4th आर्च, फेरेंजियल आर्च 3rd and 4th। और इसमें हमारे पास जो स्वेलिंग्स होती है वो 2 स्वेलिंग्स होती है। एक हमारे पास कोपुला होता है और दूसरा हमारे पास हाइपोब्रोंकियल एमिनेंस होता है। ठीक है, सेम हमारे पास पीछे पोस्टीरियर 3rd में अगेन इस पिक्चर में आपको दिखाई गई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास कोपोला है और साथ में हाइपोब्रोंकियल एमिनेंस है। तो ये हाइपोब्रोंकियल एमिनेंस हमारे पास इतना ग्रो कर लेता है कि जैसे वो लेटरल स्वेलिंग्स ने ट्यूबरकुलम इम्पार को ग्रो किया था, तो जो पीछे हमारे पास हाइपोब्रोंकियल एमिनेंस है, दिस विल ओवरग्रो द कोपुला। हाइपोब्रोंकियल एमिनेंस will overgrow the cupula और इस तरीके से हमारे पास posterior 1/3 of the tongue जो है वो बन जाता है। ये हमारे पास होगी डेवलपमेंट ऑफ द टंग। अब टंग के मसल्स कहां से डेवलप होते हैं? मसल्स ऑफ द टंग। तो मसल ऑफ द टंग हमारे पास डेवलप होते हैं ऑक्सीपिटल मायोटोम से या सोमाइट से। यहां से हमारे पास टंग के मसल्स जो है वो डेवलप होते हैं। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टंग। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ द टंग, क्लिनिकल एनाटॉमी। अब हम एनाटॉमी के टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टंग। तो बेसिकली क्लिनिकल अगर हम बात करें तो टंग हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है? तो टंग इज ए पिंक कलर और मस्कुलर ऑर्गन है जो ओरल कैविटी के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? टंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे पास। सो टंग के हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसमें हमारे पास लाइक इट फैसिलिटेट डिग्लूटेशन या स्वॉलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है और गस्टेटरी या टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करता है। ये 3 मेन फंक्शंस है हमारे पास टंग के। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ द टंग की बात करें तो हम टंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमने डिवाइड कर दिया था इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वो एम्ब्रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी। अगर हम क्लिनिकली उसको डिवाइड करें तो क्लिनिकल पार्ट्स ऑफ द टंग में हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एपेक्स विच इज टिप ऑफ द टंग, बॉडी एंड बेस। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता जाऊं कि इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को हम ओरल पार्ट कहते हैं और पोस्टीरियर 1/3 को हम फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग कहते हैं।
क्योंकि वो फेरिंग्स के नियर बाई होता है, ठीक है, उसके क्लोज रिलेशन में चूंकि फेरिंग्स होता है तो उसको हम फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग कहते हैं। हम सर्फेसेस की बात करें कि टंग के सर्फेसेस कौन सी होती है, तो सर्फेसेस ऑफ द टंग में सुपीरियर सरफेस जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं, और एक उसका इंफीरियर जो नीचे वाला पार्ट होता है टंग का जिसको हम वेंट्रल पोर्शन भी कहते हैं। तो कभी कभार डॉर्सल वेंट्रल बोला जाता है, कभी सुपीरियर इंफीरियर, लेकिन एनाटॉमिकल टर्म्स हमारे पास डॉर्सल और वेंट्रल है। लेंथ ऑफ द टंग जो नॉर्मल हमारे पास होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारे पास नॉर्मल लेंथ है टंग की। हम रिलेशंस की बात करें, रिलेशंस का मतलब है कि ये अगर टंग है तो इसके आसपास कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियर साइड पे और लेटरल, एंटीरियर और लेटरल हमारे पास टीथ प्रेजेंट होते हैं। टंग के ऊपर अगर हम देखें तो सुपीरियर पोर्शन पे ये हमारे पास आ गया इंटीरियर एंड लेटरल। सुपीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है, लेरेंजियल इनलेट होता है जो लेरेंग्स की ओपनिंग है, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो दीज आर रिलेशंस। आप कैसे याद करोगे, इमेजिन कर लो और देख लो कि आपके टंग के आगे पीछे ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस तरह आपको सही याद हो जाएगा, ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ लेना। अगर हम पार्ट्स की थोड़ी सी डिटेल में बात कर ले कि हमारे पास एपेक्स था, बॉडी और बेस। तो एपेक्स, बॉडी और बेस का, एपेक्स इज द मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ द टंग। जो एपेक्स है दिस इज द मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ द टंग, सबसे ज्यादा ये मूव होता है। और बॉडी, तो बॉडी का हमारे पास एक ऊपर वाला सरफेस है सुपीरियर जिसको हम डॉर्सल कहते हैं। तो डॉर्सल सरफेस के ऊपर हमारे पास दो चीजें होती है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं और पेपिलास होते हैं जिसको हम लिंगुअल पेपिला कहते हैं। दूसरा पार्ट बॉडी का हमारे पास इंफीरियर है, जो इंफीरियर सरफेस होता है नीचे वाला, वो हमारे पास फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के साथ अटैच्ड होता है थ्रू लिंगुअल फ्रेनम। लिंगुअल फ्रेनम क्या है, जो टंग नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच्ड है उसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनम। थर्ड पार्ट इज बेस। तो थर्ड पार्ट इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, और वहां पे हमारे पास न्यूमरस लिम्फाइड एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल, बहुत सारे, जो मिलके हमारे पास बनाते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो याद रख लेना कि बॉडी ऑफ द टंग के ऊपर हमारे पास टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, पेपिलास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बेस ऑफ द टंग के ऊपर हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें कि इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को, इंटीरियर 2/3 की हम डिटेल बात करें, मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको। दिस इज इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। मैंने डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाए थे। दिस इज एपेक्स ऑफ द टंग, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द टंग है यहाँ तक, और पीछे हमारे पास फिर बेस आ जाता है, बेस, बॉडी एंड एपेक्स, ठीक है। अब हमारे पास इसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से एक हमारे पास ये है जिसको हम कहते हैं मीडियन सल्कस। ये मीडियन सल्कस क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस मीडियन सल्कस, या इसको हम एक और नाम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। तो हम सल्कस टर्मिनलिस भी कहते हैं और मीडियन सल्कस भी कहते हैं।
ये सल्कस या जो मिडलाइन ग्रूव है, ये हमारे पास मिडलाइन ग्रूव है. दिस रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ द टू लेटरल स्वेलिंग्स. मैंने बताया था कि इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग हमारे पास कहां से बनता है? लेटरल स्वेलिंग से. लेफ्ट एंड राइट दो लेटरल स्वेलिंग्स थी. तो दिस लाइंस या दिस मीडियन सल्कस और सल्कस टर्मिनलिस रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ टू लेटरल स्वेलिंग जो डेवलपमेंट के टाइम हमारे पास फ्यूज हो गए थे. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बीच में फोरामेन सीकम भी प्रेजेंट होता है. ये हमारे पास फोरामेन सीकम है. ये हमारे पास मल्टीपल जो लिम्फोइड एग्रीगेट प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे पास लेटरल साइड पे फोलिएट पेपिला है. बीच में हमारे पास वेलिएट पेपिला होता है. एपेक्स ऑफ द टंग पे हमारे पास जो है बी पेपिलास प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे पास पेलेटाइन टॉन्सिल्स है और ये रूट ऑफ द टंग है. ठीक है. तो ये क्लिनिकल पिक्चर जो है वो आपने एक दफ़ा देख लेना है. जो इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग है उसमें हमारे पास मल्टीपल पेपिलास होते हैं. वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पेपिलास हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, जो नीचे वाला पार्ट है टंग का. तो चूंकि वो हमारे पास स्मूथ होता है और फ्लोर ऑफ द माउथ की म्यूकोजा के साथ कंटिन्यू होता है, वहाँ पे हमारे पास लिंगुअल वेन्स प्रेजेंट होती है जो क्लिनिकली विजिबल होती है. और लिंगुअल फ्रेनम होता है वो स्ट्रक्चर जो टंग को अटैच करता है विद फ्लोर ऑफ द माउथ, उसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनम. पोस्टीरियर थर्ड की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर थर्ड क्या है? द पार्ट ऑफ द टंग दैट लाइज पोस्टीरियर टू द सल्कस टर्मिनलिस. लाइक इसमें मैं आपको दिखाऊं. तो ये हमारे पास सल्कस टर्मिनलिस है. इसके पोस्टीरियर पार्ट ये वाला जो है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर वन थर्ड. यहाँ पे कोई पेपिला प्रेजेंट नहीं होगा और यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं. और इस पोस्टीरियर पार्ट का जो म्यूकोजा है वो हमारे पास इन कॉन्टेक्ट होता है. लाइक ये अगर म्यूकोजा है टंग का तो ये आकर यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाता है विद द म्यूकोजा ऑफ पेलेटाइन टॉन्सिल्स. ये पेलेटाइन टॉन्सिल्स के साथ म्यूकोजा लग गया, यहाँ से कंटिन्यू हो गया. और फेरिंग्स पीछे है. ठीक है. और साथ में एपिग्लॉटिस वगैरह, तो सबके साथ इसका म्यूकोजा जो है वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है. नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं मसल्स ऑफ द टंग की तरफ. मसल्स ऑफ द टंग. तो टंग के टू मसल्स हैं. क्लासिफाई अगर हम करते हैं, एक हमारे पास है एक्सट्रिंसिक मसल और दूसरे हमारे पास है इंट्रिंसिक मसल्स. एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड द टंग, जो आउटसाइड ऑफ द टंग से अराइज होके मसल्स टंग के ऊपर आके अटैच होते हैं, दीज आर एक्सट्रिंसिक मसल्स. और वो मसल जो टंग के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर. अब फंक्शन याद कर लो कि एक्सट्रिंसिक मसल्स का फंक्शन क्या है? पोजीशन ऑफ द टंग, या हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ द टंग. टंग के जितनी भी मूवमेंट है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं और वो कराते हैं. इंट्रिंसिक मसल्स जो है ये हमारे पास शेप ऑफ द टंग को चेंज करते हैं. ये टंग के शेप को जो है वो चेंज करते हैं. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स के और इंट्रिंसिक मसल्स के. अच्छा, मसल्स जो है वो बायलेटरल होते हैं, राइट साइड पे भी होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. तो इंट्रिंसिक भी 4 मसल्स है और एक्सट्रिंसिक भी 4 मसल्स है. मैं आपको एक चार्ट दिखा दूं मसल्स का. ये हमारे पास मसल्स हैं, मसल ऑफ द टंग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक में हमारे पास जीनियोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस और पेलेटोग्लॉसिस प्रेजेंट है. जबकि इंट्रिंसिक मसल्स में हमारे पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और ट्रांसवर्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए
एस्ट्रिंजिक मसल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो ये एक एक करके आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद एक्सट्रिंजिक मसल। द फर्स्ट वन इज जीनियोग्लॉसिस। जीनियोग्लॉसिस, इसमें आपने याद क्या रखना है कि इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी इंसर्शन कहां पे है, इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, कौन सा नर्व इसको सप्लाई कर रहा है, और बेसिक या इसका जो रोल है, ठीक है, एक्शन और ब्लड सप्लाई, कौन सा आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है। क्योंकि अगर वो आर्टरी डैमेज हो जाए या वो नर्व डैमेज हो जाए, तो मसल ऑफ टंग जब डैमेज हो जाएंगे तो इसके इफेक्ट पड़ता है मूवमेंट ऑफ द टंग के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास जीनियोग्लॉसिस मसल है। जीनियोग्लॉसिस हमारे पास अराइज होता है फ्रॉम द सुपीरियर मेंटल स्पाइन ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल के मेंटल स्पाइन से ये हमारे पास अराइज होता है और इंसर्ट होता है ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ डॉर्सम ऑफ द टंग। एंटायर डॉर्सम ऑफ द टंग के ऊपर ये हमारे पास इंसर्ट हो जाता है। नर्व सप्लाई इसकी हमारे पास नर्व नंबर 12 है, विच इज हाइपोग्लॉसल नर्व। और ब्लड सप्लाई हमारे पास आती है लिंगुअल आर्टरी से। तो लिंगुअल आर्टरी का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल आर्टरी, और फेशियल आर्टरी का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सबमेंटल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। रोल क्या है? इट डिप्रेस एंड प्रोट्रूड द टंग। अगर ये दोनों साइड के एक साथ कंट्रैक्ट होंगे, मतलब जीनियोग्लॉसिस मसल अगर राइट एंड लेफ्ट साइड बायलेटरल साइड पे अगर एक साथ पे हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो बायलेटरल कंट्रैक्शन विल लीड टू डिप्रेशन एंड प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। ये हमारे पास टंग को डिप्रेस करेगा और प्रोट्रूड करेगा, बाहर की तरफ निकालेगा। इसको हम कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। और अगर यूनिलेटरल हो कि राइट साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ या सिर्फ लेफ्ट साइड का हुआ, तो दिस विल कॉज द डिविएशन ऑफ टंग कॉन्ट्रालेटरली। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है कॉन्ट्रालेटरल डिविएशन। तो कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है कि अगर आपने राइट साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टंग डिविएट होगा। और अगर लेफ्ट साइड का मसल डिविएट हुआ, सॉरी, लेफ्ट साइड का मसल अगर एक्टिवेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फिर राइट साइड डिविएशन होगी। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल डिविएशन। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जीनियोग्लॉसिस का कि पेशेंट आया, ठीक है, और वो टंग को प्रोट्रूड नहीं कर पा रहा या वो टंग को डिप्रेस नहीं कर पा रहा, कौन सा मसल डैमेज है? जीनियोग्लॉसिस। सिनेरियो चेंज कर दिया कि जीनियोग्लॉसिस मसल जो है वो डैमेज हो गया, कौन सा फंक्शन टंग का खराब हो गया, तो डिप्रेशन एंड प्रोट्रूजन। सिनेरियो फिर से चेंज कर दो कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है डिप्रेशन और प्रोट्रूजन ऑफ द टंग में, कौन सा नर्व डैमेज है, तो हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपसे मसल्स में पूछे जाते हैं टंग के। कौन सा नर्व डैमेज है, कौन सा फंक्शन डैमेज हो सकता है, और कौन सा मसल डैमेज हो सकता है। तो जीनियोग्लॉसिस का इंसर्शन ओरिजिन भले याद कर लो, पूछा जाता है अक्सर बीसीक्यूज में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हम एक्सट्रिंसिक मसल्स पढ़ेंगे उसकी नर्व सप्लाई, उसका रोल और मसल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट मसल हमारे पास है So second muscle is hyoglossus. So hyoglossus muscle, इसकी ओरिजिन क्या है? This muscle arise from body and greater horn of the hyoid bone. ये हमारे पास हायोइड बोन से अराइज होता है। कौन से पार्ट से? बॉडी एंड ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन।
इंसर्ट हमारे पास होता है ऑन इंफीरियर पार्ट ऑफ लेटरल टंग, जो लेटरल साइड है टंग का उसके इंफीरियर साइड पे हमारे पास जो है ये अटैच्ड होता है, इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई हमारे पास के नर्व नंबर 12 है। ब्लड सप्लाई हमारे पास वही है जो जीनियोग्लॉसिस की थी, कि लिंगुअल आर्टरी और फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी का सबलिंगुअल ब्रांच और फेशियल आर्टरी का सबमेंटल ब्रांच। रूल क्या है? इट डिप्रेस एंड रिट्रैक्ट द टंग। अब अगेन वही बीसीक्यू है कि पेशेंट को टंग रिट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा नर्व डैमेज है? कि नर्व नंबर 12 हाइपोग्लॉसल। कौन सा मसल डैमेज है? हायोग्लॉसिस मसल डैमेज है। या हायोग्लॉसिस मसल के डैमेज होने से कौन सा फंक्शन टंग का खराब होगा, कौन सी मूवमेंट खराब होगी? तो रिट्रैक्शन और एंड डिप्रेशन ऑफ द टंग। तो डिप्रेशन में दोनों है। तो जो यूनिक मूवमेंट है, लाइक वहां पे प्रोट्रूजन था, यहाँ पे रिट्रैक्शन है, तो ये आपसे बीसीक्यूज में जो है वो पूछा जाता है। थर्ड मसल हमारे पास है स्टाइलोग्लॉसिस, और फोर्थ मसल, लास्ट मसल जो है वो हमारे पास है पैलेटोग्लॉसिस। मैं दो में डिवाइड कर दूं, स्टाइलोग्लॉसिस एंड पैलेटोग्लॉसिस। स्टाइलोग्लॉसिस मसल जो है वो एराइज होता है नाम से, स्टाइलॉइड प्रोसेस से, और पैलेटोग्लॉसिस हमारे पास एराइज होता है, नाम से पता चल रहा है, पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस से। पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस से एराइज होता है। इंसर्शन कहाँ होगी? तो ये हमारे पास जो स्टाइलोग्लॉसिस मसल है, इट ब्लेंड्स विद द हायोग्लॉसिस मसल। जहां पे हायोग्लॉसिस मसल अटैच होता है वहां पे आके ये भी अटैच हो जाता है। और जो पैलेटोग्लॉसिस मसल है ये हमारे पास इंसर्ट होता है ऑन लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग, जो लेटरल साइड है टंग का, वहां पे ये अटैच हो जाता है। नर्व सप्लाई, तो स्टाइलोग्लॉसिस की हमारे पास के नर्व नंबर 12 है, लेकिन चेंज आ जाता है पैलेटोग्लॉसिस में, जिसकी नर्व सप्लाई के नर्व नंबर 10 है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज सप्लाइड बाय नर्व नंबर 10 विच इज वेगस नर्व। तो वो हमारे पास पैलेटोग्लॉसिस मसल है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ऑल ऑफ द मसल्स ऑफ द टंग आर सप्लाइड बाय नर्व नंबर 12 विच इज हाइपोग्लॉसल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। सारे टंग के एक्सट्रिंसिक मसल्स को एक नर्व सप्लाई करता है विच इज हाइपोग्लॉसल, सिवाय एक मसल के, वो मसल कौन सा है? तो पैलेटोग्लॉसिस मसल की सप्लाई चेंज है, वो हमारे पास है नर्व नंबर 10 से। और हमारे पास ब्लड सप्लाई सेम है, सबलिंगुअल आर्टरी ऑफ द सबलिंगुअल ब्रांच ऑफ द लिंगुअल आर्टरी, सबमेंटल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, दोनों के सेम है। हाँ, लेकिन पैलेटोग्लॉसिस में एक आर्टरी और आ जाती है, एसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। ठीक है, तो स्टाइलोग्लॉसिस, जीनियोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस की एक ब्लड सप्लाई थी, पैलेटोग्लॉसिस में चेंज हो गई। कौन सी है? एसेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी है, बस ब्रांच चेंज हो गया। फंक्शंस क्या है? तो हमारे पास फंक्शंस ऑफ द स्टाइलोग्लॉसिस इज रिट्रैक्ट एंड एलिवेट्स लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टंग। जो टंग का लेटरल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट को एलिवेट करता है, लेटरल पार्ट एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन। अब देखो, डिप्रेशन में हमारे पास दोनों थे, जीनियोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, लेकिन रिट्रैक्शन में हमारे पास जो है वो स्टाइलोग्लॉसिस इन्वॉल्व होता है। और पैलेटोग्लॉसिस पैलेट की तरफ चूंकि है, पीछे की तरफ है, तो इट एलिवेट्स द टंग। सिर्फ एलिवेशन का काम करता है। सेम वही बेसिक्यूज यहाँ पे अप्लाई कर दो कि अगर नर्व नंबर 10 खराब हो गया, कौन से मसल की सप्लाई जाएगी? पैलेटोग्लॉसिस की। पैलेटोग्लॉसिस मसल डैमेज हो गया, कौन सा नर्व डैमेज है? वेगस नर्व। पैलेटोग्लॉसिस मसल डैमेज हो गया या नर्व डैमेज हो गया वेगस नर्व, टंग की कौन सी मूवमेंट खराब होगी? एलिवेशन ऑफ द टंग जो है वो हमारे पास खराब हो जाती है। तो दीज आर एक्सट्रिंसिक मसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये मसल्स जो है ये आपने याद रखनी है, क्योंकि आपसे बीसीक्यूज में जो है मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास जो है आ जाते हैं इसके इंट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स जो है वो भी इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये हमारे पास मसल्स ऑफ द टंग है। सो हमने पैलेटोग्लॉसस मसल पढ़ा, दिस इज पैलेटोग्लॉसस मसल, दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस से आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज स्टाइलोग्लॉसस मसल, ये जीनियल ट्यूबरकल से जाता है या मैंडिबल से जाता है, तो दिस इज जीनियोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस ये जीनियल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल से जाते हैं, ठीक है, राइज यहाँ से आता है। और ये हमारे पास हायोग्लॉसस मसल जो हमारे पास जो है हार्ड बोन से राइज होते हैं, तो दिस इज हायोग्लॉसस मसल। तो दीज आर जो रेड में मार्क है ये हमारे पास है एक्सट्रिंसिक मसल्स, जो ब्लैक में मार्क है ये हमारे पास है अब इंट्रिंसिक मसल्स। तो इंट्रिंसिक मसल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने सिर्फ इसके फंक्शंस याद रखने हैं। लाइक सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द टंग, इट हेल्प्स इन द ब्रॉडनिंग ऑफ द टंग, ये टंग को ब्रॉड करता है, वाइड करता है, वाइडनिंग ऑफ द टंग। और टिप ऑफ द टंग को एलिवेट करता है, टिप ऑफ द टंग की एलिवेशन में सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ टंग काम करता है। अब अपने टंग को टिप को एलिवेट करके देख लें, तो टिप जब एलिवेट होता है ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल का काम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है वर्टिकल मसल्स, ये जिस तरह के फाइबर्स है ये हमारे पास वर्टिकल मसल्स है। तो वर्टिकल मसल्स जो है ये क्या करते हैं, इट फैसिलिटेट द फ्लैटनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द टंग, ये टंग को फ्लैट करता है और वाइड करता है। थर्ड हमारे पास है ट्रांसवर्स मसल, जो ये मसल्स जा रहे हैं, दीज आर ट्रांसवर्स मसल्स ऑफ ग्रो। ट्रांसवर्स हमारे पास जो है ये क्या करते हैं, दे कॉज द टंग टू नैरो, दिस मसल कॉज द नैरोविंग ऑफ द टंग, सॉरी नैरोविंग ऑफ द टंग, ये टंग को नैरो करता है और एलिवेशन में काम करता है। लास्ट रह गया इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, दिस वन, और ये हमारे पास इट पुल द टिप ऑफ द टंग इंफीरियरली, ये टिप ऑफ द टंग को इंफीरियर डायरेक्शन नीचे खींच के लाता है, टिप ऑफ द टंग इंफीरियरली। सो ये हमारे पास हो गए एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रिंसिक मसल्स जो है ये हमारे पास स्वॉलिंग में एक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फूड बोलस को, जो आपने खाना लिया होता है, ठीक है, फूड बोलस को ये मूव करता है पोस्टीरियरली, ताकि खाना जो है वो मुंह से आप पीछे की तरफ चले जाए, फेरिंग्स में, सॉरी इसमें जो फूड ट्यूब है वहां तक चला जाए। तो मुंह से पीछे की तरफ जो फूड जाता है उसमें मेन रोल प्ले करता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। सो ये हो गए मसल्स, इंपॉर्टेंट है BCQs के लिए और ये आपसे हर जगह पूछे जाते हैं, सो आप इसको लाजमन याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पिक्चर एड कर देता हूँ इसमें विद फंक्शन एंड मसल्स नेम्स। सो ये हमारे पास आ गए इंफीरियर मसल्स, सॉरी इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग। तो ऊपर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है एक्सट्रिंसिक मसल्स, और ये हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स है, इनका भी एक नाम है हाइपोग्लॉसल, बस एक्सट्रिंसिक में एक चेंज था, जो पैलेटोग्लॉसस था जिसको वेगस नाम जो है वो सप्लाई कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी का, हिस्टोलॉजी ऑफ द टंग। तो हिस्टोलॉजी, lingual mucosa is covered by stratified squamous epithelium, या ये याद रख लो कि the epithelium of oral cavity क्या है, stratified squamous epithelium। ये तो आपके BCQ हर जगह आता है, oral bio में भी, anatomy में भी, histology पार्ट जो होता है। तो oral mucosa या lingual mucosa is covered by stratified squamous epithelium, जिससे पूरे oral cavity का stratified squamous epithelium है, सेम हमारे पास टंग का भी stratified squamous epithelium है। तो टंग के चूंकि तीन पार्ट्स हैं एनाटॉमिकली, डॉर्सल पार्ट है, सॉरी दो पार्ट्स है, दो सरफेसेस है, पार्ट्स नहीं सरफेसेस, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो डॉर्सल सरफेस के ऊपर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो केराटिनाइज्ड होता है, केराटिनाइज्ड,
जिसमें हमारे पास कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती सेल के अंदर, और वेंट्रल का नॉन केराटिनाइज्ड होता है। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है, वो ये है कि डॉर्सल सरफेस चूँकि हमारे पास वेरिंग टेम्परेचर को बियर करता है, कभी हम ठंडी चीज़ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, कभी हम गर्म चीज़ खा पी रहे होते हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता है। फिर हम फूड पार्टिकल्स डिफरेंट लेते हैं जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो एब्रेजन, तो इस वजह से हमारे पास डॉर्सल सरफेस पे केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, और वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास जो है चूँकि वहाँ पे कोई हार्श एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो वो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है। फिर जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि टंग के मिडलाइन में हमारे पास जो मीडियन फिशर है या मीडियन सल्कस है, इसको हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं एज ए फाइब्रस रेफे, फाइब्रस रेफे। अगेन दिस मार्क्स द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटरल स्वेलिंग्स, ठीक है। सो इसमें ये पहले वही बात आ गई जो मैंने पहले उसमें क्लिनिकल सरफेस पढ़ाते जो है आपको बताया था। तो ये हमारे पास हो गया इसके हिस्टोलॉजी में ये है कि हमारे पास जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट पे हमारे पास पेपिलास ज़्यादा होते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी में सेम पॉइंट्स हैं। अब हम पेपिलास की तरफ आते हैं कि पेपिलास कितने होते हैं। तो हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिलास। फर्स्ट वन इज फिलीफॉर्म, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा होते हैं। कॉनिकल शेप्ड होते हैं, ग्रे वाइट कलर होते हैं, और दिस प्रोवाइड फ्रिक्शन टू अलाउ मूवमेंट ऑफ फूड बोलस ड्यूरिंग च्यूइंग। जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो बोलस को जो मूवमेंट आती है, ठीक है, वो हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिला की वजह से आती है। एंड दिस कंटेन नो टेस्ट बड। तो 2 क्वेश्चन आपके इस पेपिला से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिला डजंट कंटेन एनी टेस्ट बड, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिला इज डिवॉइड ऑफ द टेस्ट बड्स, तो फिलीफॉर्म है। एंड सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट वन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिला होता है। सेकेंड पेपिला हमारे पास है फंजीफॉर्म। ये आपको एंटायर डॉर्सल सरफेस के ऊपर मिलेगा, पूरे डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास ये स्कैटर्ड हुआ होता है, प्रेजेंट होता है। मशरूम शेप्ड है, ये शेप अक्सर आपको इसे हिंट दिया जाता है बीसीक्यू के सिनेरियो में, तो याद रखना पेपिला का बीसीक्यू हो और जिसमें जिक्र हो कि मशरूम शेप टेस्ट बर्ड है, तो इट्स मीन पेपिला है, तो इट्स मीन ये फंजीफॉर्म है। और यहाँ पे हमारे पास फ्यू टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला इज ऑन द पोस्टीरियर लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग। जो पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट है टंग के, वहां पे हमारे पास होता है फोलिएट पेपिला। पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द टंग के ऊपर हमारे पास होता है फोलिएट पेपिला। ये नॉन केराटिनाइज्ड होता है, और इसमें हमारे पास न्यूमरस टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब टेस्ट बर्ड्स थोड़े से हमारे पास इसमें ज़्यादा होते हैं। फिर लास्ट वन हमारे पास है सर्कमवेलेट पेपिला, जो 4 and 6 या 10 नंबर्स में होते हैं, और ये जो सल्कस टर्मिनलिस था, ठीक है, उसके फ्रंट पे हमारे पास पड़े हुए होते हैं, और इसमें भी हमारे पास टेस्ट बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेपिलाज हो गए, भी टेस्ट बर्ड्स, तो इस पर भी स्क्यूज़ आते हैं। सो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कौन से में नहीं होते, मशरूम शेप कौन से हैं, मोस्ट अबंडेंट कौन से है, कॉनिकल शेप कौन से हैं, तो ये याद रखना भी स्क्यूज़ के लिए। फिर हम आते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ कि ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये टेस्ट बर्ड्स जो है वो पिक्चर में दिखा दूँ।
कि टेस्ट बर्ड्स हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और विद टेस्ट, क्योंकि अक्सर इसका टेस्ट पूछा जाता है। तो जो 4 टेस्ट है हमारे पास बेसिकली स्वीट एंड सॉल्टी, सोर एंड बिटर टेस्ट। तो स्वीट एंड सॉल्टी चूँकि हमारे पास एपेक्स पे प्रेजेंट है, ऑफ द टंग पे, एपेक्स साइड पे प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द टंग पे। सोर जो है वो हमारे पास लिटरल साइड ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, मतलब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सोर टेस्ट है। और जो बिटर टेस्ट हम फील करते हैं वो हमें पता चलता है पोस्टीरियर पार्ट पे, जो टेस्ट बर्ड्स है वहाँ से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग्स पे जो प्रेजेंट है। चूँकि एपिक्स पे हमारे पास फंजीफॉर्म पेपिला प्रेजेंट होते हैं, तो इट्स मीन कि फंजीफॉर्म पेपिला सॉल्ट और स्वीट टेस्ट की परसेप्शन में हेल्प करता है। लिटरल साइड पे चूँकि हमारे पास फोलिएट पेपिला होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सोर टेस्ट होता है, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट। और पोस्टीरियर पार्ट में सर्कस टर्मिनलिस के आगे जो प्रेजेंट होते हैं सर्कम्युलेट पेपिला, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट। तो ये भी इसकी के लिए याद रखना, ठीक है, कि फंजीफॉर्म में कौन से टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं और बाकी में। अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक मेन ब्रांच याद रखना है और जो सब ब्रांचेस है वो याद रखना है। ये बिस्क्यूज़ में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्वेश्चंस पे बनाए जाते हैं। तो मेन आर्टरी जो इन्वॉल्व होती हैं, या मेन आर्टरी विच सप्लाई द टंग, वो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के फर्दर जो ब्रांच सप्लाई करता है उसमें लिंगुअल और फेशियल आर्टरी है, लेकिन हम फिलहाल लिंगुअल कवर कर लेते हैं। ये लिंगुअल आर्टरी जो है, दिस आर्टरी रन्स अलॉन्ग विद हाइपोग्लॉसल नर्व टुवर्ड द टंग। चूँकि हाइपोग्लॉसल नर्व भी टंग को सप्लाई करता है, तो ये लिंगुअल आर्टरी भी हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ साथ चलते हुए आती है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि लिंगुअल आर्टरी रन्स अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व टुवर्ड्स द टंग। तो हाइपोग्लॉसल नर्व नंबर 12 जो है उसके साथ ये रन करता है और टंग की तरफ आके टंग को सप्लाई करता है। फिर हमारे पास लिंगुअल आर्टरी के फर्दर सब ब्रांचेस है, जो 3-4 सब ब्रांचेस है वो आपको याद रखनी है। उनमें एक हमारे पास है डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी, नाम से पता चल रहा है डॉर्सल, तो ये डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग को सप्लाई करेगा। सबलिंगुअल, तो ये सबलिंगुअल पार्ट्स को सप्लाई करेगा। इन डीप लिंगुअल, तो ये टिप और जो इंटीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करेगा। ये 3 आर्टरीज है जो नाम अपने याद रखने हैं, ठीक है, कि ये कौन सी आर्टरी के ब्रांचेस है, तो लिंगुअल आर्टरी के। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का जो मैंने स्टार्ट में बताया कि दूसरी आर्टरी है फेशियल, उसके भी 2 ब्रांचेस जो है वो सप्लाई करती है। एक हमारे पास है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और दूसरी हमारे पास है टॉन्सिलर आर्टरी। तो इसे बिस्क्यूज डिफरेंट आते हैं, या तो ये बिस्क्यू आता है कि टॉन्सिलर आर्टरी या असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी विच सप्लाई द पार्ट ऑफ द टंग इज़ द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, तो फेशियल आर्टरी की ब्रांच है ये। या डॉर्सल लिंगुअल, सबलिंगुअल एंड डीप लिंगुअल आर्टरी विच सप्लाई द टंग इज़ द ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, तो ये लिंगुअल आर्टरी के ब्रांचेस हैं। और ये दोनों किसके ब्रांचेस हैं, फेशियल एंड लिंगुअल? ये मेन आर्टरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसके ब्रांचेस हैं। तो मेन आर्टरी भी पूछी जा सकती है, फर्दर जो 2 है वो भी पूछी जा सकती है, और फिर उन 2 के जो फर्दर ब्रांचेस है वो भी नाम बता के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ब्लड सप्लाई आपको ऐसे याद रखनी है। फिर नर्व का पूछा जाता है कि कौन से नर्व के साथ कौन सी आर्टरी ये रन करती है, तो लिंगुअल आर्टरी रन्स अलॉन्ग विद हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो ये ब्लड सप्लाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीसीक्यूज़ के लिए, ये आपको जो है वो याद रखना है। फिर हमारे पास वेन्स है जो वेनस सप्लाई ड्रेन करता है फ्रॉम द टंग। तो ये सेम है एज जैसे नेम्स है हमारे पास आर्टरीज़ के, तो ऐसे वेन्स के भी हमारे पास जो है सेम नेम्स है। तो ये आपके लिए याद रखना जो है वो इजी होगा। लाइक हमारे पास वेन्स में सबसे पहले आता है डीप लिंगुअल वेन, जो एपेक्स ऑफ द टंग से वेनस ब्लड जो है वो ड्रेन करता है। डॉर्सल लिंगुअल वेन जो डॉर्सम ऑफ द टंग को और बॉडी ऑफ द टंग को या लिटरल साइड ऑफ द टंग तीनों को हमारे पास
ड्रेन करता है, इन सबलिंगुअल, जो सबलिंगुअल या इन्फीरियर सरफेस जो है ऑफ द टंग उसको ड्रेन करता है। तो वेन्स और आर्टरीज दोनों सेम नाम्स है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर हम आते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम जो है, जो FCPS और MDSC है, इनमें भी पूछा जाता है। तो हम टंग को डिवाइड करते हैं सेम इंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में। और ड्राइंग मेरी कभी ठीक नहीं होगी इंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में। चलो सही कर लूँ पहले ड्राइंग। तो ये हो गया आगे इंटीरियर और पोस्टीरियर, फाइनली सही से डिज़ाइन किया मैंने अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन जो था वो पार्ट्स का जो था कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं टंग के, एपिक्स ऑफ द टंग, बॉडी एंड लेटरल साइड ऑफ द टंग एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, या जिसको हम बेस ऑफ द टंग कहते हैं या रूट ऑफ द टंग कहते हैं। ठीक है, तो एपिक्स ऑफ द टंग ड्रेन होता है, यहाँ से लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेन होता है इनटू सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। जो बॉडी और लेटरल पार्ट ऑफ द टंग है वो ड्रेन होते हैं इनटू द सबमेंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और जो रूट ऑफ द टंग है या बेस ऑफ द टंग है या पोस्टीरियर पार्ट जो है वो हमारे पास जाता है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स में। तो ये बेसिक्यूज में बार बार पूछे जाते हैं कि एपिक्स कहाँ ड्रेन होगा, लेटरल सरफेस कहाँ ड्रेन होगा और बेस या रूट या पोस्टीरियर पार्ट कहाँ ड्रेन होगा। तो लिम्फ नोड्स आपने याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और लाजमी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इवन हायर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। मैं आपको क्लिनिकल पिक्चर एक दिखा दूँ, डायग्रामेटिक पिक्चर, जिसमें लिम्फ नोड्स उन्होंने दिखाए हुए हैं। ये हमारे पास आ गया पिक्चर, इसमें अगेन टंग को उन्होंने डिवाइड किया हुआ सेम। एपिक्स ऑफ द टंग है, तो एपिक्स को उन्होंने एरो से मेंशन किया हुआ है कि सबमेंटल लिम्फ नोड्स, बॉर्डर और लिटरल को मेंशन किया हुआ है उन्होंने सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और रूट ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग सब ड्रेन होते हैं रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स में। अब हम आते हैं जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, नर्व सप्लाई ऑफ द टंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नर्व बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। अगेन आपके जो स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। मसल्स ऑफ द टंग की जो हमने सप्लाई पढ़ी वो मोटर सप्लाई है। ठीक है, जो हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करता है एक्सेप्ट पेलोटोग्लॉसस। पेलोटोग्लॉसस के अलावा हाइपोग्लॉसल नर्व कैल नर्व बर्टवेल सप्लाई करता है, जबकि पेलोटोग्लॉसस मसल को कैल नर्व नंबर 10 जो वेगस नर्व है वो सप्लाई करता है। जो जनरल सेंसेशन है या जनरल सप्लाई है जिसको हम सेंसरी सप्लाई कहते हैं, तो जनरल सेंसेशन या सेंसरी सप्लाई जो पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और ये सेंसेशन है, इसको हम कहते हैं जनरल सेंसेशन या सेंसरी सप्लाई। अगेन हम टंग को डिवाइड करते हैं इंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में। दिस इज इंटीरियर 2/3 एंड दिस इज पोस्टीरियर 1/3। तो हम 2 सप्लाई पढ़ेंगे यहाँ पे। एक हमारे पास है स्पेशल सप्लाई। स्पेशल सप्लाई मीन टेस्ट परसेप्शंस, जो टेस्ट सप्लाई आती है नर्व से। और सेकंड जो जनरल सेंसेशन है या जो हमारे पास सेंसरी सप्लाई है, कि सेंसरी सप्लाई कौन सी होती है। इंटीरियर 2/3 की अगर हम बात करते हैं कि इंटीरियर 2/3 की जो सेंसरी सप्लाई है तो वो आती है लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व का लिंगुअल ब्रांच है वो सप्लाई करता है इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को। और मैंडिबुलर इज ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। तो इट्स मीन कि मेन नर्व कौन सा है, कैल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल का जो ब्रांच है मैंडिबुलर और उसका फर्दर जो ब्रांच है लिंगुअल वो सप्लाई करता है इंटीरियर 2/3, जबकि पोस्टीरियर 1/3 को
नॉर्मल सेंसरी सप्लाई देता है ग्लासोफेरेंजियल नर्व विच इज़ नर्व नंबर 9। तो एंटीरियर 2/3 का हमारे पास हो गया लिंगुअल ब्रांच विच इज़ द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, एंड मैंडिबुलर नर्व इज़ द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, कैलनर्व नंबर 5। पोस्टीरियर 1/3 कैलनर्व नंबर 9 है जो हमारे पास आता है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, वो सप्लाई करता है। और ग्लासोफेरेंजियल नर्व का भी लिंगुअल ब्रांच है, ठीक है, ये नाम याद रखना। ये हो गई आपकी सेंसरी सप्लाई जो नॉर्मल सेंसेशन के लिए कैलनर्व्स इन्वॉल्व होते हैं पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3 में। तो ये ब्रांचेस याद रखनी है कि लिंगुअल ब्रांच है तो किसका है, मैंडिबुलर का, मैंडिबुलर किसका है, ट्राइजेमाइनल का। ये ग्लासोफेरेंजियल अगेन, अब हम आएंगे स्पेशल टेस्ट की तरफ। स्पेशल सप्लाई या जो टेस्ट सेंसेशन है कि टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर 2/3 की क्या है, पोस्टीरियर 1/3 की क्या है। तो पोस्टीरियर 1/3 की सेंसेशन हमारे पास है कैलनर्व नंबर 9 विच इज़ ग्लासोफेरेंजियल नर्व, एंड अगेन ब्रांच का नाम है लिंगुअल ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व। लिंगुअल जो है वो दोनों के ब्रांचेज है, ठीक है। तो इंटीरियर में जो लिंगुअल है वो मैंडिबुलर नर्व का ब्रांच है, और पोस्टीरियर में जो लिंगुअल है वो ग्लासोफेरेंजियल नर्व का ब्रांच है। तो नाम सेम है ब्रांच का, लेकिन मेन जहाँ से वो एराइज हो रहा है, जो मेन नर्व है वो चेंज है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लिंगुअल दोनों में है, ग्लासोफेरेंजियल में भी है और मैंडिबुलर में भी है। तो जो ग्लासोफेरेंजियल वाला है वो पोस्टीरियर एरिया को सप्लाई करता है, और जो इंटीरियर वाला है वो मैंडिबुलर का ब्रांच है, ठीक है। फिर हमारे पास आएंगे स्पेशल सेंसेशन फ्रॉम इंटीरियर 2/3 या टेस्ट सेंसेशन। तो उसमें इन्वॉल्व होता है कैलनर्व नंबर 5 विच इज़ फेशियल नर्व, कैलनर्व नंबर 7 विच इज़ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का ब्रांच कॉर्डा टेम्पेनाई इन्वॉल्व होता है। तो नाम याद रखना कि कॉर्डा टेम्पेनाई विच इज़ द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, इट सप्लाई टेस्ट सेंसेशन टू द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, कौन सा नर्व इन्वॉल्व है, कॉर्डा टेम्पेनाई इन्वॉल्व है। या नर्व का पूछा जाए तो कॉर्डा टेम्पेनाई ना हो तो ऑप्शन में होगा कैलनर्व नंबर 7 फेशियल नर्व मेंशन होगा, तो ये आपने चूज़ करना है। सेम सिनेरियो के लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3, तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होगा विच इज़ कैलनर्व नंबर 9। अगर ये आ जाए कि कैलनर्व नंबर 9 जो है वो हमारे पास डैमेज है, ठीक है, ये मैंने शायद गलत लिखा, 10 लिखा, लेकिन ये 9 है। कैलनर्व नंबर 9 अगर डैमेज है तो पोस्टीरियर पार्ट की सप्लाई जाएगी, टेस्ट सप्लाई और सेंसरी दोनों। लेकिन अगर 7 डैमेज हो तो सिर्फ इंटीरियर 2/3 की टेस्ट सेंसेशन जाएगी, सेंसरी सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि सेंसरी सप्लाई कौन दे रहा है, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। तो फेशियल नर्व अगर डैमेज होता है तो सिर्फ हमारे पास टेस्ट सेंसेशन जाएगी फ्रॉम इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से, सेंसरी सप्लाई इंटेक्ट रहेगी। लेकिन अगर पीछे कैलनर्व नंबर 9 डैमेज हो जाए तो दोनों सप्लाई जाएगी, टेस्ट भी और सेंसरी सप्लाई भी। ये भी इसकी गौर फिक्र करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ, जिसमें हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट BCQs हम डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ तो मैंने ऊपर बता भी दिए कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के BCQs आते हैं और आपको जो है वो क्या क्या जो है वो याद रखना है। लेकिन चलो हम एक दफ़ा फिर से थोड़े बहुत रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या BCQs डिस्कस किए। तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व का हमने जिक्र किया कि हाइपोग्लॉसल नर्व का क्या फंक्शन है और उसके डैमेज होने से क्या होगा, ठीक है। तो टंग विल डिविएट इनटू सेम साइड, मतलब हमारे पास ब्रेन के दो साइड्स है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट। राइट का अगर हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज होगा तो टंग राइट पे डिविएट होगा। अगर लेफ़्ट साइड का हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज होगा तो वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डिविएट होगा। तो राइट हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज विल लीड टू द डिविएशन ऑफ टंग इनटू द राइट साइड, एंड लेफ्ट side hypoglossal nerve damage will cause the deviation of the tongue to the left side, ठीक है। तो राइट डिविएशन है राइट हाइपोग्लॉसल, लेफ्ट डिविएशन ऑफ द टंग है लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व।
ये BCQs में बहुत आता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो याद रख लेना, रट लेना बल्कि है। एंड हाइपोग्लॉसल नर्व जो है ये मोटर सप्लाई देता है, ठीक है। मोटर सप्लाई मीन दिस नर्व सप्लाई टू द मसल ऑफ द टंग। फिर अगर हम टेस्ट सेंसेशन की बात करें कि एंटीरियर 2/3 की टेस्ट सेंसेशन, तो फेशियल नर्व ब्रांच कौन सा है, कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व। पोस्टीरियर 1/3 की हम बात करें तो टेस्ट सेंसेशन और जनरल सेंसेशन दोनों हमारे पास आती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से। एंटीरियर 2/3 की जो सेंसेशन है, सेंसरी सप्लाई है, वो लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व जो कि ब्रांच है ट्राइजेमिनल का। और पोस्टीरियर 1/3 की जो सेंसरी सप्लाई है वो अगेन सेम नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और ये मैंने पहले बता दिया कि ग्लॉसोफेरेंजियल का हमारे पास ब्रांच भी लिंगुअल है और जो इंटीरियर है वो भी लिंगुअल है। तो प्लीज़ इसको कंफ्यूज नहीं करना, इस पे अपना कंसेप्ट जो है आप लोग क्लियर कर लो कि अगर लिंगुअल ब्रांच होगा पोस्टीरियर का तो इट्स मीन ग्लॉसोफेरेंजियल का जिक्र हो रहा है, लिंगुअल ब्रांच है एंटीरियर का जिक्र हो रहा है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास मैंडिबुलर नर्व का जिक्र हो रहा है। तो नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है आपकी BCQs के लिए। उसके बाद अगर पेशेंट का सिनेरियो आपको दिया जाता है कि पेशेंट इज़ अनएबल टू प्रोट्रूड द टंग, कौन सा मसल डैमेज है, तो प्रोट्रूजन ऑफ टंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीनियोग्लॉसस मसल। तो अगर मसल का पूछे तो जीनियोग्लॉसल मसल डैमेज है, अगर नर्व का पूछे तो नर्व नंबर 12 हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज है। टिप ऑफ द टंग पे हमारे पास जो टेस्ट सेंसेशन की अगर हम बात करें तो टिप ऑफ द टंग पे स्वीट सेंसेशन होती है और साल्टी, दोनों हमारे पास टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होते हैं। जो फंजीफॉर्म पेपिला है वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वीट और साल्टी टेस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक टेस्ट सेंसेशन की पिक्चर है मेरे पास शायद। सो ये हो गया BCQs डिस्कशन, ठीक है। तो जिस तरह हमने ये टॉपिक कवर कर लिया तो सारे टॉपिक आपने ऐसे ही कवर करने हैं जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं। और मैं मेडिकल ट्यूटर के नाम से मेडिकल ट्यूटर फेसबुक पे पेज भी है और इंस्टा पे भी पेज है। मैं 2018 से जो है वो BDS के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसमें टॉपिक वाइज ट्यूशन भी होता है और मतलब आपको एक सिंगल टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप वो भी मुझसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको इस हिसाब से चार्ज करूँगा। अगर पूरा बुक पढ़ना चाहे तो उसका अलग चार्जेस होते हैं। क्रैश कोर्स मतलब जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ और उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, जिस तरह मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ तो ओरल बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी भी मैं पढ़ाता हूँ और रिजनेबल चार्जेस के ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस भी है और बॉयज़ के लिए फ़िज़िकल क्लासेस भी है। क्लासेस की टाइम जो है वो शाम के टाइम होती है लाइक 9 बजे। तो फिज़िकल और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी मेरे मेडिकल ट्यूटर के नाम से 2018 से BDS स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप्स चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। उनको मैं फ्री गाइड करता हूँ, बुक्स, पेपर्स, BCQs, ऑस्कीज जो होता है मेरे पास उनके साथ शेयर करता हूँ। तो वो आप मैसेज करके लिंक ले लें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।